नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2022-23 के लिए EVS के ओल्ड पेपर के MCQ। कुछ महत्वपूर्ण MCQ डिस्कस करेंगे जो पेपर आपके ऑनलाइन हुए थे उनके MCQ को। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 दिसंबर के जो पेपर में आपके EVS के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में संपूर्ण व्याख्या के साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये प्रश्न कहाँ से पूछे गए थे और किस प्रकार से पूछे गए थे और उनकी संपूर्ण व्याख्या को भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, पूछा गया था 20 दिसंबर 2021 के पेपर में कि ठोस पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु प्रदूषण फैलता है। आप ठोस अवशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की नीचे विधियां दी गई हैं, आपको बताना है कि किस विधि को उपयोग करने से जो है वो वायु प्रदूषण होता है। भूमि की भराई से, कंपोस्ट से, कृमियों से खाद बनाना या फिर भस्म करना। बताइए किसके द्वारा वायु प्रदूषण होगा। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भस्म करना। क्यों होगा भस्म करना? देखिए, भूमि भराई में क्या किया जाता है, ठोस को ले जाकर जहाँ पर भूमि में गड्ढे वगैरह होते हैं वहाँ पर इसको भर दिया जाता है और बेलन से दबा दिया जाता है। और जैसे कंपोस्ट है, कंपोस्ट को इकट्ठा किया जाता है कचड़े को और उसमें कुछ जीव डाल के जैसे केंचुए वगैरह बना के उसकी खाद बना ली जाती है और उसको उपयोग किया जाता है। और कृमियों से भी खाद बनाई जाती है। लेकिन भस्म करना में क्या होता है, इकट्ठा कचड़ा को इकट्ठा किया जाता है और उसमें क्या लगा दी जाती है, आग लगा दी जाती है। आग लगाने से क्या होगा, एक भट्टी में डाल के आग लगाते हैं, इससे क्या होगा कि जो ठोस कचड़ा है वो जलता है। इससे आपकी कौन कौन सी गैसें निकलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि ऐसी गैसें निकलेंगी जो कि हमारी वायु को प्रदूषित करेंगी। तो यहाँ पर पूछ रहा था कि ठोस पदार्थों के निस्तारण की कौन सी विधि है जो आपका वायु प्रदूषण करेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, भस्म करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, वह स्थान जो कि दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों का कारण होगा। यानी कि जिस स्थान पर बार बार और लंबे समय से बाढ़ आती है वहाँ पर क्या होने की कंडीशन है, पुनर्वास यानी रीसेटलमेंट, स्थानांतरण यानी डिस्प्लेसमेंट, देश प्रत्यावर्तन यानी रिप्रेजेशन और पुनः स्थापन क्या होगा। तो जहाँ पर अधिक बाढ़ आएगी या लंबे समय तक बाढ़ रहेगी वहाँ के लोग क्या करेंगे, फिर से वहीं पर रहना शुरू कर देंगे, स्थानांतरण कर लेंगे या देश प्रत्यावर्तन करेंगे या पुनः स्थापना कर लेंगे। जी हाँ, तो जहाँ पर बाढ़ आती है और लंबे समय तक के लिए आती है तो वहाँ के लोगों के ज़्यादातर क्या करने के चांस हैं, स्थानांतरण करने के चांस है, यानी कि वहाँ से भागने के चांस हैं, दूसरी जगह सेटल होने के जो है दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट मतलब अपने स्थान को बदलने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पर बाढ़ आती है एक तो बाढ़ का खतरा, दूसरे जब बाढ़ जाती है समाप्त होती है तो अनेक बीमारियाँ फैलने का खतरा रहता है। तो इन सब से बचने के लिए इंसान परमानेंट उपाय क्या करेगा, वहाँ से अपना स्थानांतरण कर लेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानांतरण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। टेपियोका का दूसरा नाम है, जो टेपियोका है उसका दूसरा नाम क्या है, मूली, कप्पा, अदरक या फिर शकरकंदी। बताइए। टेपियोका के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ इस वीडियो में मिलेंगी। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, एक एक प्रश्न का अच्छे से सलूशन देंगे और आपको जहाँ पर ज़रूरत होगी डायग्राम भी समझाएंगे। तो टेपियोका का जो दूसरा नाम है वो है कप्पा। क्या? कप्पा। अब यहीं से एक प्रश्न और बनता है कि टेपियोका को कप्पा किस राज्य में कहा जाता है। बताइए। जी हाँ, तो टेपियोका को जो है कप्पा वो कहा जाता है केरल में। कहाँ पर कहा जाता है? केरल राज्य में टेपियोका को कप्पा कहा जाता है और केरल में ये बहुत लोकप्रिय है। और ये बनता कैसे है? तो ये बनता है नारियल की जो गरी है उसको घिस करके बनाया जाता है, किसनी के द्वारा घिस करके बनाया जाता है। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि जो कप्पा यानी कि टेपियोका क्या है, एक विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है?
तो वहाँ पर आपको कहना कि जो है ये है एक स्टार्च। क्या है? स्टार्च। और किससे मिलता है? तो किस पेड़ से मिलता है टेपियोका, उस पेड़ का नाम बताना है आपको, या कप्पा किस पेड़ से मिलता है उसका नाम बताना है। तो पेड़ का नाम आपको रखना है क्या? कसावा। क्या नाम रखना है? कसावा। और अगर पूछा जाए कि जो टेपियोका है या फिर कप्पा है वो किसकी तरह होता है, तो वो होता है आपके व्रत में खाया जाता है जो साबूदाना। किसके जैसा? साबूदाने के जैसा होता है। कौन? टेपियोका। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि टेपियोका का जो दूसरा नाम है वो कप्पा है, और किस राज्य में बोला जाता है? केरल में बोला जाता है। और एक बनाया कैसे जाता है? तो नारियल की किसी हुई गरी में बनाया जाता है। इसको किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो कसावा से प्राप्त किया जाता है। और इसको जो है क्या है ये? विटामिन प्रोटीन। तो ये एक क्या है? स्टार्च है। और किसके जैसा होता है? तो यह एक साबूदाने के जैसा होता है। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हांगकांग निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? सॉमजन, लिंगहुफेन, मापू टोपू या सुशी? तो आपने एनसीईआरटी की बुक्स को अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपको हांगकांग का जो है प्रसिद्ध या फेमस लोकप्रिय भोजन आपको मिलेगा एनसीईआरटी में, वो मिलेगा लिंगहुफेन। लिंगहुफेन के बाद बाकी ऑप्शनों के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं लिंगहुफेन है क्या। देखिए, लिंगहुफेन एक हांगकांग का पकवान है जो किससे बनाया जाता है? जो सांप से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? स्नेक, यानी सांप से बनाया जाता है। ठीक है। और इसका क्या बनाया जाता है सांप का? तो इसका बनाया जाता है सूप। क्या बनाया जाता है? सांप का सूप। वहाँ के लोग इसको बहुत ही पसंद करते हैं। किसको? लिंगहुफेन को, जो कि सांप के मांस से बनाया जाता है इसका सूप। ठीक है। अब बात करते हैं आपके अगले ऑप्शन की, जो है आपका मापू टोफू। मापू टोफू जो है आपका एक चीन है। चीन देश के एक प्रांत है सिचुआन। चीन देश के एक प्रांत है सिचुआन। सिचुआन का एक लोकप्रिय व्यंजन है आपका मोपू टोपी। ठीक है। चलिए, अब अगला जो व्यंजन है हमारा सुशी। सुशी क्या है? तो सुशी एक क्या है? जापान। जापान का एक व्यंजन है। कौन? सुशी। जो किससे बनाया जाता है? जो चावल के साथ मिला के बनाया जाता है। कौन? सुशी। मोपू टोपू चीन का, लिंगहुफेन हांगकांग का। अब आपका बताना है आपको सॉमजन। जो सॉमजन है एक कहाँ का पकवान है? बताइए। सॉमजन आपको बताना है, बताइए कहाँ का होगा? तो ये आप बिल्कुल टाइम लेके आप बता दीजिएगा हमें डिस्क्रिप्शन में कि सॉमजन कहाँ का पकवान है। चलिए, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने में काम आती है? जो है पक्षी की आपको चोंच बतानी है जो कि मीट को काटने और खाने में काम आती है, जो मांस खाने में काम आती है। तो आप इसको आंसर को निकालने से पहले आप ये सोच लीजिए कि कौन सा पक्षी मीट खाता है। सोचिए। तो आप कहेंगे गिद्ध। तो अब आप गिद्ध की चोंच के बारे में सोचिए कि उसकी चोंच किस प्रकार की होती है। त्रिकोणीय आकार की होती है, सीधी पतली होती है, हुक जैसी होती है, या फिर लंबी पतली सुई जैसी होती है। यहाँ पर आप एक लॉजिक और लगा सकते हैं कि लंबी पतली सुई जैसी होगी तो उससे मांस कैसे आएगा। सीधी और पतली होगी तो भी बहुत मेहनत लगेगी पक्षियों को, और अगर त्रिकोणीय आकार की होगी तो भी किस प्रकार से मांस आएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मीट को काटने और खाने के लिए जो चोंच काम में आती है वो आती है हुक जैसी चोंच। कैसी? हुक जैसी चोंच। अभी वीडियो में आपको फोटो भी दिखाएंगे। हुक जैसी चोंच किसकी होती है? गिद्ध वगैरह की होती है जो कि मांस खाते हैं। अब बाकी ये चोंच किसके किसके काम आती हैं तो समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है आपकी पक्षियों की चोंच, जैसा खाना वैसी चोंच। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये किसकी चोंच है? गिद्ध की चोंच है। तो मांस को चीरने और फाड़ने के लिए आपकी किस प्रकार की चोंच है? आपकी हुकदार चोंच है, मांस को चीरने और फाड़ने के लिए। ठीक है। इसके बाद आती है लकड़ी में छेद करने के लिए किस प्रकार की चोंच? सीधी और पतली चोंच होती है लकड़ियों में छेद करने के लिए।
पेन और कॉपी लेकर बैठिए और इसको नोट करते जाइएगा कि हुक जैसी चोंच जो होती है मांस को चीरने फाड़ने के लिए काम आती है और लकड़ी में छेद करने के लिए काम आती है सीधी और पतली चोंच। ठीक है। और जो ये नुकीली चोंच है ये काम आती है फलों का रस चूसने के लिए। और जो यहाँ पर आपकी अगली चोंच है कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोद कर निकालने के लिए। किस प्रकार की चोंच है? तो ये चोंच है आपकी लंबी पतली सुई जैसी नुकीली चोंच। तो कीचड़ में से ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को तलछटी से निकाल के खाती है। इसके बाद आती है तिकोने आकार की चोंच। तो यह जो है ये चोंच है जो वो बीजों को ठोकर मार के फोड़कर खाने के काम आती है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि हुक जैसी जो चोंच है वो मांस चीरने फाड़ने के लिए काम आती है और लकड़ी में छेद करने के लिए सीधी जो चोंच होती है आपकी वो काम आती है और फूलों का रस चूसने के लिए तिरछी नुकीली चोंच काम आती है। सीधी लंबी पतली सुई जैसी जो चोंच है वो कीड़ों को कीचड़ से छानबीन करके खाने के लिए काम आती है। तिकोनी आकार की जो चोंच है वो बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए काम आती है। और जो ये चोंच है कौवे की वो काटने के लिए काम आती है। ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आया था वो आया था कि मीट को खाने के लिए जो चोंच काम में आती है वो आती है हुक जैसी। और सीधी और पतली चोंच किसके लिए? लकड़ियों में छेद करने के लिए। और तिकोने आकार की चोंच बीजों को तोड़ने के लिए। लंबी पतली सुई जैसी चोंच जो है छोटे छोटे कीड़ों को निकालने के लिए। किससे? कीचड़ से। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और दोस्तों पीडीएफ की आप टेंशन नहीं लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के कुछ टाइम बाद ही अपलोड होने के बाद वीडियो के पीडीएफ उस ग्रुप में डाल देंगे, तो वहाँ से आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं अगर आपकी इच्छा है पढ़ने की। तो चलिए अगला प्रश्न है, एक अध्यापका को कक्षा 4 में के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? कक्षा 4 की एक अध्यापिका है और उसको कक्षा 4 के जो बच्चे हैं उनको जल्दी से जो नाश्ता तैयार हो जाता है उसके बारे में बताना है। तो नीचे दिए गए व्यंजन में से बताइए कौन सा नाश्ता जल्दी तैयार हो जाएगा? अंडे का सैंडविच या फिर कस्टर्ड या फिर डोसा या फिर भेलपुरी? बताइए कौन सा तैयार होगा जल्दी से। जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? भेलपुरी। सॉरी। तो यहाँ पर जो जल्दी तैयार होगा वो क्या होगा? भेलपुरी आपका आसानी से तैयार हो जाएगा। मुकाबले किसके? अंडे के सैंडविच, कस्टर्ड और डोसा के मुकाबले भेलपुरी आपका जल्दी से तैयार हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग या हस्तशिल्प है? कौन सा चित्र? पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग या फिर हस्तशिल्प है? मध्य प्रदेश की, उड़ीसा की, गुजरात की या फिर महाराष्ट्र की? बताइए पट्टचित्र कला किस राज्य की है? जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? उड़ीसा। क्या होगा आंसर इसका? उड़ीसा। उड़ीसा में पट्टचित्र कला आपकी परंपरागत पेंटिंग और हस्तशिल्प कला है। पट्टचित्र कहाँ की? उड़ीसा की। इसमें क्या किया जाता है? देखिए पट्टचित्र को समझिए। इसमें क्या होता है? पट्ट मीन्स होता है कपड़ा और चित्र, कपड़े पर चित्र बनाए जाते हैं। किन के? हिंदू समझना जरा, हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। किस पर? कपड़े पर। तो उसको कहा जाता है पट्टचित्र कला। ठीक है। अब बात आती है मध्य प्रदेश की चित्रकलाओं के बारे में और समझ लेते हैं। अगर ऑप्शन में मध्य प्रदेश आया है तो देखिए मध्य प्रदेश में आपके आएंगे क्या? मध्य प्रदेश में आएंगे आपके नागभित्ति, सुनते जाना ध्यान से, सुरैती, गोदन और गोवर्धन आदि पेंटिंगें जो हैं वो मध्य प्रदेश में फेमस हैं। इसके बाद बात आती है कहाँ की? गुजरात की। तो गुजरात और मध्य प्रदेश में कॉमन जो है वो है पिथौरा चित्रकला। इसके बाद आती है बात महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में एक चित्रकला फेमस है जिसका नाम है बरली। और बरली इसलिए नाम है क्योंकि यह जो पेंटिंग है वो बरली जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। आगे इसका प्रश्न है उसमें अपन डिस्कस करेंगे। तो आप पट्टचित्र के बारे में समझ गए हैं। इसका राइट आंसर है उड़ीसा। पट्टचित्र कपड़े पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका,
महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। जब महामारी का दौर आया तो डॉक्टरों ने कहा विटामिन सी से भरपूर भोजन कीजिए। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है। आपको ऑप्शन को चुनना है जिसमें सभी जो हैं दिए गए नामों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में हो। ऑप्शन नंबर ए ब्रोकली, सोयाबीन, काली मिर्च, बी स्ट्रॉबेरी, संतरा, सोयाबीन, सी दूध, स्ट्रॉबेरी, नींबू, डी ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, नींबू। बताइए किसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। विटामिन सी आप जानते हैं थोड़े से खट्टे पदार्थों में होती है, तो जहाँ पर थोड़े से खट्टे पदार्थों की मात्रा है वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ब्रोकली जो है, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, नींबू और संतरा, नींबू के बाद संतरा और अन्य सभी खट्टे फलों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी को रिजेक्ट किया था। इसके बाद आती है बात काली मिर्च, तो काली मिर्च में विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन सी नहीं होता है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आएगा आपका ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है। झूम खेती की प्रथा किस राज्य में सामान्य है। उड़ीसा में, मिजोरम में, बिहार में या फिर उत्तराखंड में। तो जो झूम खेती की प्रथा है वो सामान्य है आपकी कौन से राज्यों में, तो आप याद रख लेना उत्तर पूर्वी राज्य। कौन से राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य। उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम कृषि सामान्य बात है। और उत्तर पूर्वी राज्यों की कैटेगरी में कौन आएगा यहाँ पर आपका मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। अगर मिजोरम ऑप्शन में नहीं है तो उत्तर पूर्वी राज्यों के आप अन्य नाम भी ले सकते हैं, जैसे कि बताइए क्या होगा, नागालैंड, नागालैंड के बाद क्या होगा असम, असम के बाद क्या होगा मेघालय, क्या होगा मेघालय। तो ये राज्य भी आपके अगर मिजोरम ऑप्शन में नहीं है तो झूम खेती के लिए सामान्य बात यहाँ पर भी मानी जाती है, क्योंकि भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ पर झूम खेती सामान्य सी बात है। चलिए अगला जो प्रश्न है, दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व हैं। जो दक्षिण भारत है उसमें जब फसल कटती है तो कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। पोंगल, उड़ादी, बिहू, लोहड़ी, ओणम, पोंगल, बिहू, लोहड़ी, ओणम, पोंगल, उड़ादी, बिशु, ओणम, बिहू, उड़ादी, बिशु। कौन से होंगे बताइए। तो यहाँ पर समझेंगे कि फसल कटने पर मनाए जाने वाले पर्व। देखिए लोहड़ी तो फसल कटने पर नहीं मनाई जाती है, तो ये दो ऑप्शन तो बाहर निकल जाएंगे। अब आता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ओणम, बिहू, उगादी और बिशु। तो यहाँ पर जो है बिहू भी आपका हर बार फसल कटने पर नहीं मनाया जाता है। बिहू 3 बार मनाया जाता है साल में, अगर आपने पढ़ा होगा तो 3 बार मनाया जाता है, तो ये भी यहाँ से हट जाएगा। अब बचता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ओणम, पोंगल, उगादी और बिशु। अब इनको समझ लेते हैं कौन सा त्यौहार किस राज्य में कब मनाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है सबसे पहले ओणम। तो ओणम जो आपका त्यौहार है वो फसल कटने पर मनाया जाता है। कब, कहाँ पर, केरल में। कहाँ पर, केरल में मनाया जाता है ओणम, ठीक है। इसके बाद आता है पोंगल। जो पोंगल त्यौहार है आपका ये मनाया जाता है तमिलनाडु में फसल की कटाई के समय, ठीक है। इसके बाद बात आती है उगादी की। तो उगादी जो है वो फसल कटाई के समय आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अब बात आती है बीसू की। तो बीसू आपको मनाया जाता है कर्नाटक में फसल कटाई के समय, ठीक है। तो हो गए आपके चारों के चार। ओणम कहाँ मनाया जाता है, ओणम मनाया जाता है केरल में, पोंगल तमिलनाडु में, उगादी आंध्र प्रदेश में और विशु कर्नाटका में। कब, फसल काटते समय। तो फसल काटने वाले पर्व आपके ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए वहाँ बात की थी अभी बरली, आपकी बरली कला की, तो आ गया यहाँ पर बताया था, आगे है प्रश्न। बरली जनजाति या बरली आर्ट के लिए सुप्रसिद्ध है जो कि बनती है। बरली जनजाति जो बनाती है बरली चित्रकला वो किसके द्वारा बनाई जाती है, यानी कि घास और पत्थरों से बनाई जाती है,
बांस और पत्थरों से बनाई जाती है, गाय के गोबर और मिट्टी से बनाई जाती है, मिट्टी और पत्थरों से बनाई जाती है। तो बरली जनजाति जो है बरली चित्रकला बनाती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, बताइए। जी हाँ, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, गाय के गोबर और मिट्टी से बनाई जाती है। और किस राज्य में बनाई जाती है, तो अभी अभी पढ़ा था कि महाराष्ट्र में फेमस है क्या, बरली चित्रकला। और ये कहाँ पर बनाई जाती है गाय के गोबर और मिट्टी से, तो घरों के मुख्य स्थानों पर, जैसे कि पूजा घर में, फर्श में, दीवारों पर। और क्या बनाए जाते हैं इस चित्रकला में, तो वृक्ष बनाए जाते हैं, पक्षी बनाए जाते हैं, नर और नारी के सुंदर चित्र बनाए जाते हैं। और इसमें जो चित्रकला में यूज किए जाते हैं कुछ हाईटेक रंग यूज नहीं किए जाते। इसमें क्या, गाय का गोबर और साधारण मिट्टी का यूज करके ही ये चित्र बनाए जाते हैं। तो बरली चित्रकला कहाँ पर, महाराष्ट्र में दीवारों पर, पूजा घरों पर चित्र बनाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ चुके होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के किन राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। आपको बताना है कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है। तो यहाँ पर ट्रिक के साथ बात करेंगे। तो अब पहले आप आंसर बताइए, इसके बाद हम ट्रिक बताते हैं आपको इनको याद करने की। बताइए क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड। सी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। डी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या होगा, बताइए। और कर्क रेखा और मकर रेखा, ये बताइए। जो है आपका ये ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा है, तो ये जो निकलती है वो कौन सी रेखा है और ये जो निकलती है वो कौन सी रेखा है। तो ये आपको पता होगा कि 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2 डिग्री से जो निकलती है वो आपकी है कौन सी रेखा, कर्क रेखा। कौन सी, कर्क रेखा। और जो नीचे 23 सही 1/2 डिग्री से निकलती है वो आपकी है मकर रेखा। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं आपके मैप के साथ। तो यहाँ पर देखिए आप इंडिया का मैप। तो यहाँ से जो कर्क रेखा है वो गुजरी हुई है, तो सबसे पहले गुजरात को छूती है, फिर थोड़ी सी राजस्थान को, फिर मध्य प्रदेश को, इसके बाद छत्तीसगढ़ को, फिर झारखंड को, इसके बाद एक देश है यहाँ पर, फिर आप पश्चिम बंगाल देख सकते हैं यहाँ पर, फिर देख सकते हैं आप मिजोरम, मिजोरम के बाद देख सकते हैं आप त्रिपुरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने राज्यों के साथ गुजरती है। अब इनको याद कैसे करेंगे, एक तो हो गया मैप से और दूसरा कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रिक है, यहाँ पर ट्रिक है आपकी, जिन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर एक दो बार देख लीजिए। मित्र पर गमछा जहार, मित्र पर गमछा जहार कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8। कितने राज्यों से, 8। वो कौन कौन से 8 राज्य हैं, मित्र पर गमछा जहार, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पर से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। मित्र पर गमछा झार, तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको एक दो बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था आपको बता ही दिया था कौन कौन से थे इसमें, छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है आपका दिशा से संबंधित। इसके लिए भी आपको मैप का ज्ञान होना आवश्यक है और राज्यों की राजधानी याद होना आवश्यक है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी और मुख्य मुख्य शहरों के नाम आप याद रखिएगा। नॉर्मली सबको रहते हैं लेकिन थोड़ी सा एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न है आपका, अजय भोपाल में है और उसे गंगटोक और पुदुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहाँ पर अजय है वहाँ से गंगटोक और पुदुचेरी की क्या स्थिति है। तो जो गंगटोक है वो सिक्किम की राजधानी है और पुदुचेरी आपको पता ही है। तो चलिए अब देखते हैं इनकी मैप में स्थिति, इसके बाद दिशाओं का निर्धारण करेंगे। तो आपको भोपाल से जाना है गंगटोक और फिर जाना है
पुदुचेरी। तो ये है आपके पास मैप, और भोपाल आपको है यहाँ पर मध्य प्रदेश में। अब आपको बताना है कहाँ जाएंगे आप, आपको जाना है गंगटोक। तो देखिए ये है सिक्किम, यहाँ पर आपकी राजधानी है गंगटोक। तो आप इस दिशा में जाएंगे, यानी जो दिशा है, ये दिशा है जो वो कौन सी है, पूर्व है, और ये उत्तर है। तो पहले आप किस दिशा में गए, उत्तर पूर्व में, याद रखना पहले किस दिशा में गए, उत्तर पूर्व में। फिर आपको जाना है पुदुचेरी। तो यहाँ से आप जाएंगे, देखिए यहाँ पर, तो भोपाल से आप जाएंगे कहाँ की ओर, पुदुचेरी की ओर। तो इस तरह से आप पहुँचेंगे पुदुचेरी। तो यहाँ पर जो कौन सी दिशा है, पूर्व है, और यहाँ पर जो दिशा है वो कौन सी है, दक्षिण है। तो पहले आप गए उत्तर पूर्व, फिर गए दक्षिण पूर्व। तो चलिए अब देखते हैं ऑप्शन, कौन कौन से ऑप्शन आपके पास हैं। तो पहले आप गए कहाँ, उत्तर पूर्व, फिर गए दक्षिण पूर्व। उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व किसी ऑप्शन में है क्या, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व राइट आंसर हो जाएगा, है ना जी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व। क्योंकि आपने अभी अभी यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर भोपाल था और सिक्किम यानी गंगटोक गए, तो यहाँ उत्तर, ये आपका उत्तर था और ये पूर्व था, तो बीच में गए उत्तर पूर्व। फिर आप गए कहाँ, भोपाल से पुदुचेरी। तो यहाँ से आप गए, तो ये था आपका पूर्व और ये था दक्षिण, तो फिर गए आप दक्षिण पूर्व में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक जो है 74, या कह सकते हैं वीडियो का जो प्रश्न क्रमांक है वो है 14। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है। कौन सा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है बहुत लंबी यात्रा करके। सीख पर्वतक यानी पिंटेल डक, छोटी मत्स्यकुरी यानी ऑस्प्रे, हंसावर यानी फ्लेमिंगो, और छोटी जलरंक यानी स्टिंट। बताइए वह कौन सा पक्षी है जो कि उत्तरी ध्रुव से आपके भारत तक आता है यात्रा करके ठंडियों के समय में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छोटी जलरंक यानी स्टिंट। क्या, छोटी जलरंक या स्टिंट, जो कि एक क्या है, प्रवासी पक्षी है। इसकी आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, ये है आपकी छोटे जलरंक या स्टिंट की फोटो। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। यह जो है एक प्रवासी पक्षी है, ठीक है, और उत्तर ध्रुव से लगभग जो है, आपको जानकर हैरानी होगी, 8000 किलोमीटर की दूरी को तय करके ये भारत आती है। ठीक है, और इनका जो वजन होता है वो 25 से 40 ग्राम का होता है। ठीक है, तो 25 से 40 ग्राम की वजनी एक पक्षी लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। यह एक जो है प्रवासी पक्षी है। तो हमारे लिए उत्तर ध्रुव से जो यात्रा तय करके आती है वो कौन है, छोटी जलरंक यानी लिटिल स्टिंट। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला और इस वीडियो का जो है लास्ट प्रश्न है EVST 20 दिसंबर के पेपर का। रोनी ने इटली से भारत आने की योजना बनाई। यहाँ पर भारत मिसिंग है, इटली से जो है उसने आने की योजना बनाई। उसके मित्रों ने उसे वहाँ से इटालियन चीज़ यानी कि पनीर लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीक है जो चीज़ को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है। जो रोनी है वो इटली में रह रही थी और उसको आना है अब कहाँ, भारत, और उसके मित्रों ने फ़ोन कर दिया कि पनीर लेते आना वहाँ का। तो वो किस प्रकार से लाए कि उसका पनीर सुरक्षित जो है वो भारत आ जाए और रास्ते में ख़राब ना हो। क्या करे वो, डिब्बा बंद कर दे, या फिर निर्जलीकरण करे, लवड़न यानी साल्टिंग कर दे, या फिर निर्बाध पैकिंग कर दे। बताइए क्या करे वो, ताकि उसका पनीर व्यवस्थित आ सके। जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्बाध पैकिंग। निर्बाध पैकिंग क्या होती है, इसमें क्या किया जाता है, निर्बाध पैकिंग में एक जो है पॉलीथीन में किसी भी चीज़ को रख के उसको इस प्रकार से पैक किया जाता है कि उसमें एक भी हवा
नहीं रह जाती, बिल्कुल निर्वात हो जाता है, यानी कि उसमें बिल्कुल वायु नहीं रह जाती है, बहुत ही मजबूती से पैकिंग कर दी जाती है। इससे क्या होता है, वहाँ वायु नहीं होती है तो जो है कीड़े उसमें नहीं पनपते हैं और वो खराब होने से बच जाता है। तो ये कहलाती है निर्वात पैकिंग। अब समझ लेते हैं डिब्बा बंद क्या है। तो देखिए डिब्बा बंद यानी कैनिंग जो है वो यूज की जाती है अचार के लिए। अचार को भर के उसको डिब्बा बंद कर दिया जाता है और वायु से संपर्क तोड़ दिया जाता है, जिससे अचार खराब नहीं होता। तो अचार परिरक्षण की जो विधि है वो है डिब्बा बंद। अब बात आती है निर्जलीकरण की यानी डिहाइड्रेशन की। तो डिहाइड्रेशन किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है मांस को परिरक्षित करने के लिए। कौन, निर्जलीकरण, सॉरी निर्जलीकरण जो है यूज किया जाता है अन्य खाद्य पदार्थों को यानी सुखा कर रखने के लिए। जैसे कि आलू के चिप्स बना के सुखा के रखते हैं तो वो कहलाता है निर्जलीकरण। जो मांस को परिरक्षित करने का कार्य है वो किया जाता है साल्टिंग, यानी मांस में नमक मिला के रखने से जो है वो लंबे समय तक चलता है, तो वो कहलाता है लावड़न या फिर साल्टिंग। और जो पनीर को सुरक्षित करने के लिए था वो था निर्वात पैकिंग, और मांस को सुरक्षित करने के लिए साल्टिंग, और अन्य खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए निर्जलीकरण, और अचार को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बा बंद। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके बताइए किस टॉपिक पर आपको और वीडियो चाहिए। और ये जो सीरीज़ है संपूर्ण पेपरों की चलती रहेगी, तो आप बिल्कुल वीडियो को देखते हुए आगे अपनी तैयारी को जारी रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।